क्वेश्चन आया है 2026 में, इसका मतलब ये लास्ट ईयर ही आया है, तो बहुत ही मोस्ट हो जाता है तुम्हारे लिए। पूरा सर्किट डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहा है। यहाँ कितना है 2 माइक्रोफैरड, यहाँ कितना है 2 माइक्रोफैरड। तो सीधा सीधा तुम्हें दिखाई दे रहा है कि दो और दो किस क्रम में होंगे, एक दूसरे के समान क्रम में। अब इन दो से मिलके एक बनेगा, वो इसके क्या जाएगा श्रेणी क्रम में। अब जब वो श्रेणी में आएगा तो ये और ये किस क्रम में होंगे, समान क्रम में होंगे। फिर इन सब से 1 2 3 4 से मिलके एक ही आ जाएगा, पूरी लाइन ऐसे खिंच जाएगी, तो वो और ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है परिपथ की कुल धारिता बतानी है। तो हमें इसकी सबकी धारिता अभी जैसे जोड़ना है ऐसे धीरे धीरे करके इसे जोड़ देना है। फिर 4 माइक्रोफैरड पर क्या बताना है, आवेश। इस 4 माइक्रोफैरड पर क्या बताओगे, आवेश बताओगे। ठीक, अब आवेश का मतलब क्या समझते हो, कि तुम्हें Q बराबर CV ही लगाना पड़ेगा। अब V तुम्हें ध्यान से देखना है कि V कौन सा लगाओगे, क्या इसी V से काम चल जाएगा, दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर क्या दे रखा है हमें, धारिता दे रखी है, V दे रखा, तो हमारे पास क्या जाएगा, आवेश आ जाएगा। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि धारिता 4 माइक्रोफैरड की यूज करनी पड़ेगी या हमें कुछ और की आवश्यकता पड़ेगी, इससे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, जब इसे धीरे धीरे हम इसे सॉल्व करेंगे धारिता, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी धारिता से आवेश कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, और क्या बतानी है, कुल संचित ऊर्जा, ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर का मतलब क्या है कि C तो इस परिपथ की कुल धारिता होगी, V दे रखा है, तो वो तो कैलकुलेट हो जाएगी। यानी कि पहला काम करने से तुम्हें कौन सा, इस परिपथ की कुल धारिता कैलकुलेट करने से ही तुम्हारा आधा काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ने देखते चलो, तो किसे किसमें जोड़ेंगे, सबसे पहले 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में, समांतर क्रम में। क्या लिख दोगे, 2 माइक्रोफैरड फिर 2 माइक्रो फैरड को किस क्रम में, समांतर क्रम में। अब लिखो कैसे, समांतर क्रम का मतलब यहाँ क्या मान लोगे, C1 मान लोगे। फिर कई वैल्यू आएंगी, यहाँ से C1 होगी, यहाँ से C2 होगी, फिर यहाँ से C3 होगी, फिर C4 आएगी, तो तुम्हें C4 तक पहुंचना पड़ेगा। तो C1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। अब देखो चित्र क्या होता है कि क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, तुम्हें किसमें बनाना है, आंसर भी से बनाना है। एक रफ पेपर पे इसे चित्र को किससे बनाएंगे, एक पेंसिल से बनाना शुरू कर देंगे, और जो जो वैल्यू आ रही है उसे उसे खत्म करते जाएंगे। जैसे अब इन दोनों से मिलकर क्या बना है, एक ही बन गया। कितनी लाइन हमारी हो गई खत्म। कितना आया है, 4। इस 2 की जगह कितना हो गया, 4। अब ये 4 ये 4 एक ही लाइन से दिखाई देगा, तो 4 और 4 किस क्रम में हो जाएंगे। तो C1 कितना है, 4 माइक्रोफैरड पे, दूसरा वाला कितना है, 4 माइक्रोफैरड। किस क्रम में हुए, श्रेणी। अब श्रेणी क्रम का मतलब 1/C2 1/4 1/4 2/4 1/2। C2 बराबर कितनी है, 2 माइक्रो। अब इसे देखो, C2 को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, क्यों कर दिया, अब ध्यान से देखो। अब सर्किट हमारा आधा से ज्यादा सॉल्व हो चुका है, यानी कि अब हम इसके बाद जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो कर सकते हैं। अब देखो क्या बताएगा, एक भुजा ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखो, तीनों भुजाएं एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट से एक भुजा ऊपर जा रही है, एक पॉइंट से एक भुजा यहाँ आ रही है, एक ही पॉइंट से एक भुजा यहाँ आ रही है। यानी कि जो तुमने ब्रिटिश सेतु वाला न्यूमेरिकल करा था, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस भुजा को थोड़ा सा ऊपर कर दो, एक संदर्भ जोड़ दो यहाँ, एक जोड़ दो यहाँ, एक जोड़ दो यहाँ, तो संतुलन में बीच वाला हो या ना हो, उससे तो फर्क पड़े नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हमारी समझ में आ चुका है, यानी कि ऊपर वाली भुजा, नीचे वाली भुजा, ये वाली भुजा, तीनों किस क्रम में होंगी, समांतर क्रम में हो चुके हैं। और समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है, यानी कि इसके सिरों के बीच, इसके सिरों के बीच, और ये वाली जो भुजा है इसके सिरों के बीच, तीनों के बीच कितना विभवांतर होगा, 22 वोल्ट का ही विभवांतर हो जाएगा। यानी कि ये 4 माइक्रोफैरड जिसके सिरों के बीच हमें निकालना था, इन दोनों की जो कुल धारिता आई है C2, इसे C2 पर लगा के कितना लगा देंगे, Q बराबर C2V कर देंगे। कितना कर देंगे, Q बराबर C2V, और C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, इसकी कितनी होगी भाई, 500। तो बात आ गई समझ में, किस तरीके से हो जाएगा। यानी कि हम इसके सिरों के बीच क्या निकाल देंगे, आवेश निकाल देंगे, इन दोनों पर ही क्या होना है, आवेश समान होना है। इन दोनों की कुल धारिता हमारे पास कितनी आ चुकी है, श्रेणी और श्रेणी क्रम में जोड़ के कितना आ चुका है, 2 माइक्रोफैरड आ चुकी है। इस तरीके से हम 4 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच क्या बता देंगे, आवेश
बता दीजिए कितना आवेश यहाँ आ रहा है। अब इसे आगे बढ़ो। अब ये 4 और 4 हमने जोड़ दिया, कितना आया 2 माइक्रोफैराड। एक को खत्म कर लो, कितना यहाँ से 2 माइक्रो। अब देखो ये एक हो जाए, ये एक हो जाए, दोनों के दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम हो गए। तो क्या लिख दोगे, C2 2 माइक्रोफैराड, वे कौन सा 12 माइक्रो, किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो C3 कितना आएगा 2 और प्लस 12 बराबर कितना हुआ 14 माइक्रोफैराड। अब ये 14 माइक्रोफैराड ये है, 2 ये है, 1 ये है, यानी कि अब ये मान के चलो कि ये वाली भुजा की क्या आ चुकी है, खत्म हो गई। अब यहाँ कितना है 12 की जगह, अब तो एक ही वायर हो गया पूरा। अब सारे किस क्रम में हो गए, ये श्रेणी क्रम में हो चुके। तो 12 2 और 1 किस क्रम में हो गए, 14 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। यानी कि C3 कितना 14 माइक्रोफैराड और कितना 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड किस क्रम में हो गए, श्रेणी। अब ये श्रेणी क्रम में हो गए, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो कितना कर लोगे। अब परिपथ जब तीनों को जोड़ोगे तो लास्ट धारिता आ जाएगी, यानी वो क्या होगी, परिपथ की तुल्य धारिता होगी। तो जब भी लास्ट में लगेगा, अब सारे खत्म हो चुके हैं, तो लास्ट वाली तुल्य धारिता को किससे लिख दो, C से लिख दो, यही कहलाएगी। अब इन्हें जोड़ो, कितना आएगा 1/14 प्लस 1/2 और प्लस 1/1, यही हो जाएगा। कितना आंसर ले लोगे, 14 आ जाएगा आंसर। तो कितना आएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, कितना आया 1 2 7 14 और 1 से कितनी मारा जाएगा, नहीं तो आएगा, नहीं आएगा, बताओ ऐसा नहीं तो आता है ना। जब कुछ है ही नहीं है यहाँ, तो 14 तो आएगा। तो यहाँ 1 की गुणा किससे होगी, इससे तो होगी। अब 1 से कितनी बार होगा 14 वाला, तो 14 की गुणा किसमें करोगे, इसमें। तो 14 और 7 21 और 1 कितना हो गया 22, यानी कितना है तुम्हारा 22/14, 11/7। C बराबर कितनी आ गई 7/11 माइक्रो। देखो न्यूमेरिकल करना सबको पता है, जितनी ज्यादा से ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, उतनी ही समझ में आएंगे। अगर तुम इसे एक ही बार करके छोड़ दोगे कि बस हो गया, ये मेरी समझ में आ गया, नहीं होना। और जितनी ज्यादा से ज्यादा, मान लो एक चैप्टर में 10 न्यूमेरिकल आए तो 10 उसके करो, अगले में 20 आ रहे हैं उसके 20 करो, फिर 30 करो। जितनी तुम न्यूमेरिकल करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही तुम्हारी समझ में आएंगे और उतनी ही तुम्हें कैलकुलेशन करनी आएगी। मेन चीज होती है न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करना, और जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, उतनी ही कैलकुलेशन तुम्हारी समझ में फिर अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तुम खुद ये करोगे कि आसान कहाँ से होगा, तुम खुद ही उसे आसान करते जाओगे। और अगर तुम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये आसान नहीं होते। कहीं ना कहीं एलसीएम लेने में, गुणा करने में, भाग करने में कहीं ना कहीं तुम गलतियां कर दोगे। लेकिन जब बार बार तुम प्रैक्टिस करोगे कि किस तरीके से एलसीएम ले जाता है, कैसे गुणा होगी, कैसे भाग होगी, तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती है। तो न्यूमेरिकल करने का मतलब है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, बार बार घर पे जाके करके ये देख रहे हैं, तभी ये न्यूमेरिकल क्या होंगे, आसान हो जाएंगे। कितनी आ चुकी है परिपथ की तुल्य धारिता, 7/11 माइक्रोफैराड आ चुकी है। यानी कि ये क्या है, परिपथ की कुल धारिता, यानी कि हमने पहला जो पार्ट था इसका वो सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट करना है। तो जैसे चित्र था वैसे ही बना लो। यहाँ कितना था 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे कितना था 2 माइक्रोफैराड, यहाँ था 12 माइक्रोफैराड, यहाँ कितना था 4 माइक्रोफैराड। इसके ही सिरों के बीच में क्या बताना था, कुल आवेश बताना था कि इस पर आवेश कितना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को समांतर में जोड़ा, इस श्रेणी में, तो ये सारे के सारे क्या है, एक साथ आ गए। यानी कि ये भी दोनों दोनों मिलकर कितने हो गए, 2 और 2 4, और ये 4 और 4 किस क्रम में आ गए, श्रेणी में आ गए। यानी कि जितना आवेश इस पर होगा उतना ही आवेश इस पर होगा। और इस पूरे के सिरों के बीच में अंतर कितना है, 22 वोल्ट दे रखा है। तो हम क्या लिख देंगे, 4 माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा, CV। यही लगाएंगे फार्मूला को। लेकिन C की जगह कितना होगा, क्योंकि कुल धारिता कितनी आई थी दोनों की मिला के 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ कितना लिख देंगे, C2।
बी तो सबको पता है कितना दे रखा है, 22 वोल्ट दे रखा है। तो C2 की वैल्यू देखो कितनी है, 4 माइक्रो फैराड। इसकी वैल्यू कितनी है, 22 की वैल्यू आ चुकी है। और थर्ड पॉइंट क्या है, कुल संचित ऊर्जा। और U बराबर कितना होता है, हाफ CV का। अच्छा हाँ, 22 कितना हुआ, 44। C2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो फैराड। और 2 से कितनी घट जाएगी, 22 के बना जाएगी, 44 माइक्रो कूलम आ जाएगा। CV स्क्वायर, अब देखो C की वैल्यू देखो कितनी है, C कहाँ गई, 7/। अब देखो ये किसमें दे रखा है, माइक्रो फैराड में दे रखा है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, फैराड में ही करना पड़ेगा। तो गुणा लगा देंगे 10 के घात -6। V स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, 22 और गुणा। अब देखो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, ये 22 और ये 22 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो U की वैल्यू देख लो, एक बार नहीं हो जाएगी, ये तो कैंसिल हो गया। 7 दूनी 14 का 7 दूनी 14 15 और गुणा 10 की घात -6 यहाँ लगा दो, कितनी आ जाएगी, 1.54 और गुणा 10 की घात माइनस कितनी बचेगी, 4। कितने जूल कैसे, तो यहाँ तक इसे नोट करो, 1.54 गुणा 10 की घात -4 जूल। तो ये आया हुआ है 2023। तो अब ये 3 न्यूमेरिकल तुम्हें कराए गए हैं, एक 2022 का है, एक 2023 का है, एक 2024 का है। तीनों के तीनों लगभग एक जैसे ही हैं। देखो उन दोनों में तो वेटिंग सेतु की संतुलन अवस्था वाला। अब यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम इसे P मान लें, इसे Q मान लें, इसे R मान लें, इसे S मान लें, 3 दूनी 6 और 4 दिया 12। इसका मतलब ये है कि ये सेतु की संतुलन अवस्था में नहीं है। दूसरी चीज ये भी होती है कि यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र नहीं है, क्या है, एक प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है, जिसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम दे रखा। अब इसमें धारा होती है, संधारित्रों में ऑब्वियस होता है। सर्किट अलग अलग हो गए दोनों के दोनों, तो ये अलग हो चुका है, ये तो क्या हुआ है, प्रतिरोध हुआ है, और ये क्या हुए हैं, संधारित्र हुए हैं। तो इसलिए क्या होगा, इसमें कोई भी आवेश नहीं होगा, इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो धारा कहाँ से, वो आवेश क्या होगा, जो आवेश इस पर आएगा प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस। तो ये आवेश कितना है, पॉजिटिव है, कितना निगेटिव। तो जब पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, यानी कि दोनों किस क्रम में होगा, श्रेणी में। ये दोनों भी किस क्रम में है, श्रेणी में। फिर एक दूसरे किस क्रम में आ गए, समांतर क्रम में आएंगे। काम तो हमें वही करना है जो सेतु की संतुलन अवस्था वाले में किया था, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना यहाँ नहीं है 10 ओम वाले से। तो क्या लिख दोगे, चित्र सेम टू सेम ऐसा ही दे रखा है कि 6 माइक्रो फैराड और 3 माइक्रो फैराड को किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ दो, C1 1/6 और प्लस 1/1 C1 कितना रहेगा, 6। 6 से कितने, एक ही बार भाग जाएगी, 6 से क्या करना होता है, इसे बाहर देना होता है, कितना 6 से कितनी बार, 1। और जो यहाँ 1 आता है उसकी गुणा इससे करनी पड़ती है, तो कितना जाएगा 1। 3 दूनी 6, कितना है 2, 2 की गुणा इससे कर दो, 2 ही आ जाएगा, कितना 3/6 1/2 C1 बराबर आ जाता है 2 माइक्रो फैराड। हो गया, C1 बराबर कितना है, 2 माइक्रो फैराड। अब किसे किसे जोड़ोगे, 12 और 4 को किस क्रम में, 12 माइक्रो फैराड, फिर 4 माइक्रो फैराड को किस क्रम में, फिर से श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब इन्हें जोड़ो तो जल्दी से, 1/C2 1/12 और प्लस 1/12 एलसीएम आएगा। 12 से 12 कितनी बार कटेगा, एक बार, इससे इसकी गुणा कर दो, कितना आएगा 1। 4 से 12 काटो कितनी बार, 3 बार, 3 की गुणा इससे करो, कितना है 3। ऊपर कितना है 4/12 1/3। तो C2 बराबर कितना आ गया, 3 माइक्रो। ये हो चुका है। अब हमें क्या बताना है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक संधारित्र पर क्या बताना है, आवेश बताना है, तुल्य धारिता नहीं बतानी है।
मुझे तुल्य धारिता नहीं बतानी है, केवल क्या बताया जाना है, आवेश ही बताया जाना है। तो इसके सिरों के बीच विभवांतर दे रखा है, इसके सिरों के बीच विभवांतर दे रखा है। जब इसमें निकालोगे कितना आया है C1, तो Q1 इज इक्वल टू कितना कर दोगे C1V, और नीचे कितना कर दोगे Q2 इज इक्वल टू C2। यही तो होगा। तो देखो आप जल्दी से क्या लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड पर कितना आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा C1V। Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C1V हो जाएगा। Q1 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और V की कितनी है 20, कितना आया 40 माइक्रो। किस पर निकालना, 12 और 4 माइक्रोफैरड पर। तो 12 माइक्रोफैरड फिर 4 माइक्रोफैरड पर क्या बताना है तुम्हें, कितना हो जाएगा Q2 बराबर C2। C2 की वैल्यू लगा दो कितनी है, C2 तुमने यहाँ निकाला कितना 3 माइक्रो फैरड, और V की वैल्यू कितनी है 20, 20 दिया 4, ये वोल्ट में दे रखा कितना हो जाएगा 60 माइक्रो। आगे बात समझ में किस तरीके से निकाला जाता है। अब हमने इसमें क्या निकाल दिया, इन दोनों पर आवेश श्रेणीक्रम में आवेश समान होगा, जितना एक पे उतना क्या हुआ 2 पर है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल, ये भी 2025 में आया और बहुत ही मोस्ट दिखाई दे रहा है न्यूमेरिकल। देखो ध्यान से, प्रदर्शित कीजिए फैरड प्रति मीटर बराबर कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक है। यदि 6 माइक्रोफैराड धारिता वाली संधारित्र पर विभवांतर 2.0 वोल्ट हो तो बैटरी के बीच विभवांतर बताइए, यानी कि बैटरी के बीच विभवांतर बताना है। अब तक विभवांतर दे रखा था, इनके बीच में विभवांतर बता रहे थे या आवेश बता रहे थे। अब क्या बताया गया है कि 6 वाले की बैटरी जो दे रखा है संधारित्र, इसके सिरों के बीच केवल अकेले के बताया गया कि इसके सिरों के बीच विभवांतर है। और बताना किस पे है तुम्हें, कहाँ, यहाँ विभवांतर बताना है। तो इसके लिए तुम्हें 2 चीजें चाहिए। विभवांतर के लिए क्या चाहिए, एक तो कुल धारिता चाहिए, V बराबर क्या करोगे Q बटे C करोगे, और दोनों का कुल मिला के क्या चाहिए, आवेश चाहिए। यानी कि परिपथ का एक तो चाहिए कुल आवेश, क्योंकि कुल विभवांतर निकालना है। तो कुल विभवांतर के लिए क्या क्या चाहिए, कुल आवेश चाहिए और कुल धारिता चाहिए। तो कुल धारिता को तुम निकाल सकते हो। अब इस पर अगर तुम आवेश निकाल लो तो देखो इसका विभवांतर दे रखा है कितना है 2 वोल्ट, धारिता कितनी है 6, इस पर क्या आ जाएगा आवेश आ जाएगा। और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश समान होता है। तो यानी कि जितना आवेश उस पर होगा उतना ही आवेश किस पर होगा, इस पर होगा। तो इस पे हम आवेश निकाल ही लेंगे, क्योंकि इस पे क्या दे रखा है वोल्ट, 2 वोल्ट का विभवांतर है, अच्छा माइक्रोफैराड कितनी है धारिता। तो Q बराबर CV से इस पे क्या निकल जाएगा, आवेश निकल जाएगा। और जो आवेश इस पे निकलेगा वही आवेश किस पर होगा, इस पर भी होगा। दोनों पे सेम ही आवेश होगा, यानी कि वही क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल आवेश हो जाएगा। और कुल धारिता दोनों को जोड़ दो श्रेणी क्रम में, धारिता भी आ गई और विभवांतर भी। V बराबर Q बटे क्या लगा देंगे, C लगा देंगे, तो तुम्हें विभवांतर इसका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट करो, क्या दे रखा है, तो हम क्या लेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, और वो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड से क्या कर देंगे प्रूव कर देंगे। कितना दे रखा है फैराड प्रति मीटर दे रखा है। इसे ध्यान से देखो, फैराड किसका मात्रक है, धारिता, और धारिता C बराबर होता है Q बटे V। कितना होता है, C बराबर होता है कितना, ये धारिता का मात्रक होता है फैराड, और फैराड बराबर कितना हो जाएगा कूलॉम, मतलब C का मात्रक कितना हो जाएगा कूलॉम, और नीचे कितना होता है वोल्ट। C बराबर कितना Q बटे V, तो Q का मात्रक कितना कूलॉम, और नीचे कितना मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट। हिंदी लिख लो, जब इसमें हिंदी में दे रखा कूलॉम प्रति कितना चुका है वोल्ट, और हमारा नीचे क्या चल रहा है मीटर, यानी कूलॉम को तो ऐसे ही छोड़ दो, और ये वोल्ट आएगा नीचे। अब वोल्ट V बराबर कितना होता है W बटे Q होता है। W का मात्रक कितना आता है जूल, और प्रति कितना आ जाएगा कूलॉम, यही होता है। इसे हम क्या लिख देंगे, नीचे कितना आ जाएगा जूल प्रति कूलॉम,
फॉर्मूला कितना चल रहा है, यही चल रहा है बेटा। अब देखो W जूल दे रखा है, जूल का कितना होता है, बल गुणा विस्थापन। बल का मतलब कितना न्यूटन और विस्थापन का मतलब कितना मीटर। तो इस जूल की जगह हम कितना लिख देंगे, न्यूटन मीटर। कूलाम को कहां पहुंचा दो, ऊपर। कूलाम की घात कितनी हो गई, कूलाम की घात हो गई। जूल को हमने क्या लिख दिया, न्यूटन, न्यूटन गुणा, और गुणा साथ में कितना है, कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन और गुणा किसका स्क्वायर, ये सिद्ध हो चुका है। यानी कि फैराड प्रति मीटर किसके बराबर आ चुका है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर के स्क्वायर आ चुका है। और ये तुम्हें पता है किसका मात्रक होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है। तो यह क्या करता है कि यह निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 को क्या करता है, प्रदर्शित। बात आ गई समझ में। तो कैसे करना है, एक मतलब थोड़ा सा रफ पे भी करते रहो, एक यहाँ भी चलाते रहो, क्योंकि हर लाइन लिखोगे अगर बार बार तो ये और बड़ा हो जाएगा। वैसे ही मैंने काफी बड़ा कर दिया, वैसे तो काम ये है कि यहाँ लाइन लिख के 2-3 में ही अपना कर दोगे। तो लेकिन इसमें क्या याद होना चाहिए, तो सूत्र याद होने चाहिए, कौन कौन से का मात्रक है, क्या है, कैसे। सब वोल्ट है, वोल्ट किसका मात्रक है, और v बराबर कितना होता है, w बटे टी, यानी कि जूल प्रति कूलाम होता है। यानी कि सूत्र भी याद होने चाहिए और साथ में मात्रक भी पता होने चाहिए, ये आसानी से हो जाता है। कभी कभी आ जाता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होगा और उसने कहीं नहीं दे रखा ऑब्जेक्टिव में, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसने क्या दे दिया, एक ऑप्शन फैराड प्रति मीटर दे दिया। तो यहाँ इस को सिद्ध करने से तुम्हें एक चीज पता चली है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का एक मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। ये किसका मात्रक है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक फैराड प्रति मीटर भी होता है। तो इसका भी ध्यान रखना। तो एक पार्ट तो तुम्हारा हो चुका है, अब दूसरे पार्ट में लगा। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया है कि हमें क्या निकालना है, ये जो बैटरी जुड़ी हुई है 20 वोल्ट की, इसका क्या मान बताना है कि कितना इसका विभवांतर है। तो सबसे पहले तो 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड तुम्हें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले परिपथ की तुल्य धारिता निकालना, तो लिख देंगे कि 4 माइक्रोफैराड व 6 माइक्रोफैराड किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब जोड़ दो इसे, कितना आ जाएगा, 1/c 1/4 प्लस 1/6। अब देखो कितना एलसीएम आ जाएगा, 12। 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 की गुणा 1 से कर दो। 6 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार भाग होगी, 6 दूनी 12, कितना 2, कितना आ चुका है ये 5/12। या c बराबर आया 12/5 माइक्रो। अब इधर इसे तुम भाग करना चाहो तो पूरा पूरा भी कर सकते हो। तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितने माइक्रोफैराड, यानी कि 2.4 माइक्रोफैराड परिपथ की तुल्य धारिता आ चुकी है। अब क्या लिखोगे, जो सवाल में दे रखा है 6 माइक्रोफैराड वाली संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट है। तो 6 माइक्रोफैराड पर क्या लिखना है, विभवांतर लिखना है। कितना दे रखा है, v डैश मान लो कितना है, 2.0 वोल्ट है। तो आवेश कितना हो जाएगा, क्या निकाल लेंगे हम यहाँ से, आवेश निकाल लेंगे। तो क्या दे रखी है, धारिता, ये क्या है, विभवांतर कितना आ चुका है, आवेश आ गया। तो Q बराबर कितना होता है, C V डैश, ये V तो दे रखा है, तो इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा, यहाँ V डैश मानना पड़ेगा। तो अब इसकी वैल्यू लगा दो, 6 माइक्रोफैराड और गुणा 2, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। Q बराबर कितना आ चुका, 12 माइक्रो। अब देखो 12 माइक्रो कूलम आया किस पे, आवेश 6 पर, 6 पर कितना है, 12 है। तो इतना ही आवेश किस पे होगा, यानी कि पूरे पे ही आवेश कितना हो जाएगा, परिपथ में जो आवेश होगा, क्योंकि दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 6 माइक्रोफैराड में कितना है, दूसरा 4 माइक्रोफैराड किस क्रम में है,
श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का कुल आवेश कितने होगा? 12 माइक्रो कूलम होगा। अब परिपथ का कुल आवेश 12 माइक्रो कूलम है, कुल धारिता 2.4 है, तो कुल विभवांतर पता चल जाएगा। तो क्या लिख दोगे? परिपथ का कुल क्या लिख दोगे? विभवांतर V बराबर Q अपॉन C। यही तो है। Q की वैल्यू तो ये आ चुकी है और C की वैल्यू ये है, तो कितना हो जाएगा? Q की वैल्यू है 12 माइक्रो कूलम और C की वैल्यू कितनी है? 2.4 माइक्रो फैराड। माइक्रो से माइक्रो हुआ कितना हुआ? 100 कितना जाएगा ये? 120/24। तो 24 से बात कर लो कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20 और 5 बार आ जाएगा। V बराबर कितना आ जाएगा? 5। बात आ गई समझ में कैसे कैसे हो गया है? यानी इसी के सिरों के बीच विभवांतर दे रखा है, इसी की धारिता तो इसी जगह निकल जाएगा, आवेश निकल जाएगा। अब इस पर जितना आवेश होगा ये इसके क्या है? श्रेणी क्रम में, तो इस पर भी इतना ही आवेश, इस पर भी इतना ही आवेश, तो आवेश समान होने का मतलब क्या है? कि परिपथ का जो कुल आवेश है वो कितना दिया गया है? कितना आवेश दिया गया? 12 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया, क्योंकि इस पे जितना है उस पर भी इतना ही होने की दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो परिपथ का कुल आवेश कितना हो गया? 12 माइक्रो कूलम। कुल धारिता दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के निकालने, तो विभवांतर कितना आ गया? 5 वोल्ट। करो इसे नो। this बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बैंक खरीदो बच्चों, सबके सब क्वेश्चन बैंक खरीदो। आने वाले आ गए, जितने का भी मिलेगा खरीदने तो होंगे। न्यूमेरिकल कर करके देखो, सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले न्यूमेरिकल करो जो मैं करा रहा हूँ, और फिर केवल चित्र देखना है। करने का ढंग जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें वो करना है। जैसे किताब में सॉल्व कर रखा वैसे नहीं करना, बस इस चीज पे ध्यान देना है थोड़ा सा। आज जब तुम्हें लगे कि कहीं नहीं आ रहा समझ में, तब देखना है कि क्या हुआ। न्यूमेरिकल है, ये आया हुआ है 2024 में। 2024 में बहुत ही मोस्ट न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल दे रखा है तो संधारित्र, लेकिन इसमें जो हम उपयोग करेंगे वो व्हीटस्टोन सेतु का करेंगे, जो कि अगले वाले चैप्टर में दे रखा है कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। देखो, एक भुजा व्हीटस्टोन सेतु में यहाँ होती है और एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है जिसे P कहते हैं। एक भुजा ये होती है जिसमें एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है जिसे Q कहते हैं। एक यहाँ होता है इसे R कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? S। मतलब ये किसकी जगह है? P की जगह है, ये Q और ये R और ये S। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का एक सूत्र होता है जिसे क्या बताया जाता है? P/Q = R/S। वहां होते हैं प्रतिरोध, लेकिन यहाँ क्या है? संधारित्र है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ दे रखा है, तो हम P की वैल्यू कितनी लगा देंगे? 12। Q की वैल्यू कितनी लगा देंगे? 6। यहाँ कितने लगाएंगे?
6 और यहाँ कितने लगाएंगे 3, 6 से 12 कितनी बार 2 बार, ये भी कितना 2 बार, यानी कि दोनों का मान एक दूसरे क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। और जब दोनों का मान बराबर आ चुका है इसका मतलब ये है कि सेतु जो है वो संतुलन की अवस्था में होता है। और संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है कि ये जो विकर्ण है इसे अपनी तरफ से मान लेंगे, यहाँ ए मान लो, यहाँ बी और यहाँ सी लिख लो, यहाँ लिख लो डी। तो इसका मतलब ये कि इस भुजा में कोई भी आवेश यहाँ नहीं होता, वहां धारा होती है, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है और उसमें जो सुई होती है बिल्कुल सीधी हो जाती है, नहीं कोई भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यहाँ क्या है कि यहाँ इस भुजा में कोई भी, यानी कि ये जो संधारित्र दे रखा है इसमें कोई भी आवेश नहीं है। मतलब ये है कि इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसे तो हम छोड़ देंगे एक तरीके से, ये इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर ये और ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी में, ये और ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी में। तो इन दोनों को श्रेणी में जोड़ो, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ो, और ऊपर वाले से इन दोनों से जो मिल के आएगा और जो दोनों मिल के आएगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर क्रम में हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो बात आ गई समझ में, किस तरीके से हमें देखना होता है अगर इस टाइप की शेप दे रखी है कि अब ये ऐसे ना हो के एक कैसे बनाया जाएगा, जैसे कल आया था इस तरीके से, एक चतुर्भुज की फॉर्म में भी हो सकता है जैसे ये दे रखा है। और एक कैपेसिटर कहाँ जुड़ा है, यहाँ, एक कैपेसिटर कहाँ, एक यहाँ आ गया और एक कैपेसिटर कहाँ चुका है, यहाँ। तो बात तो एक ही है ये भी। अब इसे भुजा करो, थोड़ा सा ऊपर को खींच लो, इसे थोड़ा सा नीचे को खींच लो, तो ये पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी कहाँ आ जाएंगे, यहीं आ जाएंगे। ये थोड़ा सा क्या होगा, इस वाले तार को खींचो ऊपर को करके, तो ये भुजा कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ इस तरीके से, और ये वाली कहाँ आ जाएगी, ये इस तरीके से, बिल्कुल सेम शेप यही बन जाएगी इसकी भी। तो इस तरीके से दे रखा था न्यूमेरिकल। तो बात अब समझ में आ चुकी है कि ये व्हीटस्टोन सेतु जो अगला वाला चैप्टर है उसका जिक्र इसमें किया गया है, उसी की शेप से ये बनाया गया है। तो कल की तो देखने के बाद कि यह है परिपथ किसकी, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में है। अतः कौन सा, 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र क्या होगा, प्रभावहीन होगा। प्रभावहीन का मतलब समझ रहे हो कि ये इस परिपथ को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है, यानी कि ये यहाँ है ही नहीं है। तो अब इस स्थिति में क्या कर दोगे कि 12 माइक्रोफैरड और कौन सा माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, यहाँ से कितना 6 माइक्रोफैरड कितना 3 माइक्रोफैरड, इन्हें श्रेणी में जोड़ो, इन्हें श्रेणी में जोड़ो, इनसे जो है उनसे जो है उन्हें क्या कर दोगे, समांतर क्रम में जोड़ दोगे। तो क्या लिख देंगे कि 12 माइक्रोफैरड वे कितना दे रखा है, 6 माइक्रोफैरड को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो कितना आ जाएगा 1/C1, तो 1 कितना हो जाएगा 12 और प्लस 1/6। अब कितना एलसीएम आ जाएगा, 12 ही हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और 6 दूनी 12, 3/12 और 1/C1 बराबर कितना होगा 1/4, या C1 बराबर आ चुका है 4 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से 4 माइक्रोफैरड आ गया। अब इसे जोड़ दो, क्या लिखोगे कि 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को किस क्रम में, इन्हें भी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब देखो इसे कितना मान लोगे, C2 कितना लिखोगे 1/6 और प्लस 1/3, 6 एलसीएम कितना आ जाएगा 1 और 3 दूनी 6, यानी कि 3/6, 1/2। तो C2 के बराबर कितना लिखा हुआ है यहाँ 2, तो C2 बराबर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड आ गया, 2 माइक्रोफैरड। अब C2 और C1 दोनों क्या है, इन दोनों से मिलके एक बना और इन दोनों से मिलके एक बना, इसे तो भूल जाओगे ये है ही नहीं बीच में। तो दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर में, क्योंकि ये अलग परिपथ हुआ, ये अलग, यानी कि ये अलग तार से जुड़े हुए हैं, ये अलग तार से जुड़े हुए हैं। तो क्या लिख दोगे C1 व C2 को किस क्रम में,